हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र का जो हम 3000 प्लस प्रश्नों के एमसीक्यू कर रहे थे उसका चौथा पार्ट करने वाले हैं। इसके 3 भाग करा चुकी हूँ और लगभग 65 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हर क्वेश्चन का डिटेल में भी मैं तुरंत की तुरंत करवा देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो उसकी डिटेल भी, उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं तो वो भी हम कर लेते हैं। तो अगर वो नहीं देखे देख लीजिएगा। एम सीरीज़ के नाम से महिला सुपरवाइज़र का मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें ये एमसीक्यू भी हैं, वर्ड लाइनर भी हैं और थ्योरी क्लास जो एम के नाम से चल रही है वो भी है। जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑर्डर पास हो गया है तो ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर 15 से पहले आ गया तो आपका अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकता है। अगर थोड़ा सा डिले हुआ एग्ज़ाम नोटिफिकेशन तो हो सकता है आपका दिसंबर जनवरी में जाए। आना ज़रूर है आपका, ये आपका कंफर्म समझिए कि नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है। तो इसके लिए तैयारी आप रखिए, क्योंकि समय आप लोगों को बहुत कम मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 65 क्वेश्चन हम इसके कर चुके थे और आज हम 66 से स्टार्ट करते हैं। आईसीएमआर द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कौन सी दवाई की सिफारिश की गई है? आईसीएमआर क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। इसको भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद बोला जाता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद बोला जाता है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसको बोलते हैं। इसका एक आयुर्वेदिक जो आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में हो या बायोमेडिकल क्षेत्र में हो तो ये अनुसंधान का काम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद या आईसीएमआर करता है। यही जानकारी देता है कि किसके लिए क्या दवाई सिफारिश की जाती है, कि पूरे जो आयुर्वेद से संबंध जो काम होते हैं, अनुसंधान से संबंधित काम होते हैं मेडिकल क्षेत्र में, वो इसी के ही द्वारा होते हैं। और इसकी जो स्थापना है 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में की गई थी और 1949 में इसका नाम बदल दिया था। ये भी याद रखिएगा, 1949 से इसका नाम आईसीएमआर कर दिया है और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये सभी लोग आपको ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अगर इसके पूछें कि अभी वर्तमान में सचिव कौन है तो राजीव बहल इसके वर्तमान में सचिव हैं। कौन है इसके वर्तमान में सचिव? राजीव बहल इसके वर्तमान में सचिव हैं। अब अगर हम ये क्वेश्चन की बात करें कि आईसीएमआर द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों को कौन सी दवाई की सिफारिश की गई है तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और रेमडेसिविर, ये दोनों ही दवाइयों की सिफारिश आईसीएमआर द्वारा जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके लिए की गई है। रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये दोनों ही दवाई की सिफारिश स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, चिकित्सीय कार्मिकों को प्रशिक्षित करना, स्वैच्छिक संगठन को मदद हेतु अनुदान करना या इनमें से सभी? स्वास्थ्य नीति, अलग अलग स्वास्थ्य नीतियाँ बनी हैं। अभी वर्तमान में 2017 की स्वास्थ्य नीति चल रही है। 1983 में पहली स्वास्थ्य नीति बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना। और अभी तीसरी चल रही है। 2017 की स्वास्थ्य नीति अभी वर्तमान में चल रही है। तो अब बोल रहे हैं कि ये जो स्वास्थ्य नीति होती है उसका लक्ष्य क्या होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, चिकित्सीय कार्मिकों को प्रशिक्षित करना, स्वैच्छिक संगठन को मदद हेतु अनुदान करना। तो सभी, इसका आंसर हो जाएगा सभी इसका जो है उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा जितने भी लक्ष्य होते हैं इसी नीति के तहत होते हैं कि आपको जन्म मृत्यु दर जो है कितना प्रतिशत करना है, आपका लक्ष्य कितना है, प्रजनन दर का लक्ष्य कितना है, आप जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य को देंगे। तो ये सभी चीज़ें स्वास्थ्य नीति में ही आपको बताई जाती हैं। स्वास्थ्य नीति जितनी भी 2017 की स्वास्थ्य नीति के जितने भी लक्ष्य हैं 50 से 70 जो भी एक जो पीडीएफ है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं स्वास्थ्य नीति के, वो मैंने आपको मेरे सुपरवाइज़र के नोट्स के साथ एक स्वास्थ्य और योजनाओं की बुकलेट मिलेगी। उसमें मैंने जितनी भी स्वास्थ्य नीति है, स्वास्थ्य नीति से संबंधित लक्ष्य हैं, अभी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है, वो मैंने सब उसमें समाहित किया है, क्योंकि वहाँ से एक एक दो प्रश्न आपके बनना ही है। तो वो अगर आपने मेरे सुपरवाइज़र के नोट्स लिए होंगे तो जो आपको स्वास्थ्य वाली बुकलेट मिलेगी उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रमुख कार्य क्या हैं?
असंक्रमण रोगी का नियंत्रण एवं उन्मूलन, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्य क्या हैं, ये आपको बताना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय असंक्रमण रोगी का नियंत्रण मतलब जो संक्रमण रोगी है उसको दूसरे पर ये संक्रमण ना लग पाए, ये इसका उद्देश्य है। टीकाकरण समय पे टीकाकरण हो, टीकाकरण में हम 100% 100% जो है हमारा लक्ष्य हासिल हो। और स्वास्थ्य शिक्षा, और स्वास्थ्य के प्रति हम शिक्षा दे पाएँ कि किस तरह से आपको सफाई रखना है, ये सभी हम कर पाएँ। तो ये जो स्वास्थ्य कल्याण परिवार मंत्रालय है इसके 4 प्रमुख विभाग होते हैं और ये स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, इससे संबंधित शिक्षा प्रदान करता है, टीकाकरण से संबंधित शिक्षा प्रदान करता है। तो ये आपको याद रखना, इसका उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी काम केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय करता है। एक और बात, अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय कब बना था और इसके जो है मंत्री कौन हैं, तो आपको याद रखना है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1976 में। कब हुई थी? 1976 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्थापना हुई थी। और अगर इसके अध्यक्ष के बारे में बात की जाए, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है इसके, तो भारती प्रवीण पवार जो हैं 2021 से इसके मंत्री हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, स्थापना का सन याद रखना। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। अगला है नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई? मैंने बताया था पहली 1983 में आई है और जो अभी वर्तमान में है वो 2017 में है। वर्तमान जो स्वास्थ्य नीति है वो 2017 की स्वास्थ्य नीति है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी स्वास्थ्य नीति आप स्वास्थ्य वाली बुकलेट से आप मेरी पढ़ सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ? 1992, 99, 2002 या 2005? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2005। डेट अगर आपसे पूछे तो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ किया गया था। पहले जब ये स्टार्टिंग हुआ था ये मिशन तो केवल 7 साल के लिए इसको आरंभ किया गया था। ये आप भी आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को शुरुआती वर्षों में कितने समय के लिए लागू किया गया था? तो ये 7 वर्षों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लागू किया गया था। और आपसे पूछे ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जाता है राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये चलाया जाता है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये चलाया जाता है। 12 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना हुई है और इसमें ग्रामीण आबादी को विशेष रूप से लक्ष्य किया जाता है। इसके अलावा जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनको लक्ष्य बनाया जाता है। उनको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या NRHM का उद्देश्य। इसको NRHM बोलते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो कोई याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये देखिए इस प्रैक्टिस पेपर सेट से बना रही हूँ। इसमें लगभग 3000 प्लस प्रश्न है। बहुत ही शानदार MCQ इसमें कतैया जिसमें से आपको पढ़ा रही हूँ ये वही है। मेरे जो सुपरवाइज़र के नोट्स हैं उसमें टोटल आपको 7 बुकलेट मिलती हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार की टोटल ये आपको 7 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें योजना और संस्थाएँ हैं, पोषण और स्वास्थ्य है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल है और सामान्य गणित तर्कशक्ति कंप्यूटर है। 1 लाइनर 1000 1 लाइनर और 3000 प्लस प्रैक्टिस सेट, ये अलग 2 बुकलेट रखी हुई है मैंने। 3000 प्लस प्रैक्टिस सेट की अलग है और 1000 1 लाइनर की अलग है। ये नियम अधिनियम से संबंधित प्रश्न है। जो योजना एवं संस्थान, ये पूरा स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधित संस्थान, नीतियाँ, जो मैंने अभी आपको बताया एक स्वास्थ्य नीति हो, स्वास्थ्य सर्वेक्षण हो, वो सब इस बुकलेट में योजना एवं संस्थाओं में कवर किया है। करंट अपडेटेड ये नोट्स हैं। 7 बुकलेट हैं।
इनके साथ आपको एक ग्रुप मिलता है, ग्रुप प्रोवाइड कराती हूँ मैं। 7 बुकलेट है ये, एक 3000 MCQ का एक साथ में बुकलेट मिलेगा, 1000 वन लाइनर की एक बुकलेट मिलेगी। नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिलता है, इस ग्रुप में आपको तैयारी कराई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, डेली 10 से 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस, मैथ्स, रीजनिंग, ये सभी आपको वहाँ पे कराया जाएगा। करंट से संबंधित जितना भी डाटा होगा इस सब्जेक्ट से, सिलेबस से संबंधित, वो सभी यहाँ पे कराया जाएगा। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये लिखा हुआ है 6260190944। इसका जो प्राइस है वो 1399 प्लस 100 कुरियर है, मतलब 1399 है, प्लस 100 रुपये कुरियर है अगर आप MP में कहीं पर भी रहते हैं। लेकिन अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आपका चार्ज बढ़ जाता है। बाकी आप किसी डिस्ट्रिक्ट में मंगवाते हैं, तहसील में मंगवाते हैं, तो यही कुरियर चार्ज रहेगा। और ये सातों बुकलेट आप जैसे ही पेमेंट करते हैं आपको तुरंत ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा हमारे, वहाँ पर आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी और 7 से 8 वर्किंग डेज़ में ये नोट्स आपके पास पहुँच जाएंगे। बहुत ही शानदार नोट्स हैं और ग्रुप में इतनी बेहतरीन तैयारी आपको करवाऊँगी कि आपका सेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप डेली ग्रुप को फॉलो करेंगे और आप हमारे ये नोट्स पूरी तरह पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ? देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अब है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को 2014 में जो है जारी किया था। राष्ट्रीय शहरी मिशन को कब जारी किया गया था? तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को जारी किया गया था 2013 में जारी किया गया था। इसको नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन बोला जाता है। और इसको कब आरंभ किया था? 2013 में आरंभ किया था, 1 मई 2013 में। डेट भी याद रखिएगा कब आरंभ किया था, 1 मई 2013 में इसको आरंभ किया था राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को। और ये शहरी क्षेत्रों में शहरी जो गरीब लोग हैं उनके लिए सुलभ स्वास्थ्य देखभाल के लिए ज़रूरत प्रदान करने के लिए उनको सुलभ और कुशल स्वास्थ्य वितरण जो प्रणाली है उसका लाभ देने के लिए ये आरंभ किया गया था। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था? 1 मई 2013 को आरंभ किया गया था। और इसका लक्ष्य क्या था? कब तक इसका लक्ष्य क्या था? शहरी जो गरीब लोग हैं उनको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। और इसको राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को बोला जाता है NUHM। ये भी आपको याद रखना है। अगला मिशन इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष। इस क्वेश्चन क्या है? मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? उद्योगों से संबंधित, भोजन प्राप्ति, टीकाकरण या कोई नहीं? देखिए मिशन इंद्रधनुष का संबंध होता है टीकाकरण। ये मुख्यतः 7 बीमारियों से संबंधित है और ये भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा आरंभ किया गया है। अब इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो आप ध्यान रखिए। सबसे पहले मिशन इंद्रधनुष को किसने आरंभ किया था? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरंभ किया था। किसने आरंभ किया था? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको आरंभ किया था। एक आपको ये याद रखना है कि मिशन इंद्रधनुष को किसने आरंभ किया? तो मिशन इंद्रधनुष को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरंभ किया था। और इसको कब आरंभ किया गया था? कब किया था? तो 2014, 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर अटल जी का बर्थडे है, उसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन ये आरंभ किया गया था। तो 25 दिसंबर 2014 को ये आरंभ किया गया था। क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं इसलिए ये 7 बीमारी को फोकस किया था। और इसका लक्ष्य था कि 2020 तक सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण करना है। ये 7 बीमारियों से संबंधित है। ये मैंने अपने ग्रुप में भी करवाया था कल परसों कि ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इनमें से कौन सी बीमारी मिशन इंद्रधनुष से संबंधित नहीं है। तपेदिक, पोलियो माइलाइटिस, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस और खसरा, ये सभी जो बीमारियां हैं वो मिशन इंद्रधनुष से संबंधित हैं। और इनसे संबंधित जो टीका है वो उसमें लगाया जाता है। इसमें टीके की जो संख्या होती है मिशन इंद्रधनुष में, वो टीकों की जो संख्या होती है वो 12 होती है। मिशन इंद्रधनुष में टीके कितनी बीमारियों के लिए दिए जाते हैं? 25 दिसंबर 2014 को ये आरंभ किया गया। कितनी बीमारियों के लिए दिए जाते हैं? ये 7 बीमारियों के लिए दिए जाते हैं। कुल कितने टीके लगाए जाते हैं? 12 टीके इसमें लगाए जाते हैं। तो इसके ये पूरे फैक्ट आपको याद रखना है।
इसके आपको पूरे फैक्ट याद रखना है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। 25 दिसंबर 2014 को ये आरंभ किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया। 7 बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं और कुल 12 टीके इसमें लगाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करते तो पता रहता है कि कौन कौन वीडियो को देख रहा है, तो सभी लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए। और आप हमारे अगर महिला सुपरवाइज़र के या MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताइएगा। जननी सुरक्षा योजना, अब जननी सुरक्षा योजना कब लाई गई? जननी सुरक्षा योजना कब लाई गई थी? 2005 में। जननी सुरक्षा योजना कब आई थी? 2005 में आई थी। और ये आपसे पूछें किसके तहत आई थी? किस एक योजना की एक सब योजना थी, मतलब एक योजना के तहत इसको आरंभ किया था। तो किसके तहत किया था? इसको आरंभ किया था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत। इसके तहत इसको आरंभ किया था। इसमें क्या होता है कि ग्रामीण इलाके की गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपये दिए जाते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं उनको 1400 रुपये दिए जाते हैं अगर वो संस्थागत प्रसव कराती हैं, और जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये दिए जाते हैं। ये इसका टारगेट रहता है। जननी सुरक्षा योजना में क्या होता है? 1400 रुपये गर्भवती महिलाओं को ग्रामीण इलाके की, और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को कितने दिए जाते हैं? 1000 रुपये दिए जाते हैं। उद्देश्य इसका ये होता है कि जैसे कि पहले क्या होता था, गांव में घर पे ही जो है प्रसव करा लिया जाता था, डिलीवरी जो है घर पे ही हो जाती थी। तो संस्थागत प्रसव, जिसके कारण बहुत सारी जो माएँ हैं उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इसका उद्देश्य है संस्थागत प्रसव कराना, मतलब किसी हॉस्पिटल में ही जाके प्रसव कराया जाए, ये उसका उद्देश्य था। तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य ही है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, जिससे कि हॉस्पिटल में ही प्रसव हो। और उसके बाद जो गर्भवती स्त्री होती है और उसका जो शिशु होता है उसको उचित टीकाकरण हो, स्तनपान का समुचित बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अब आपसे ये पूछेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि ज़्यादा स्थिति खराब है तो वहाँ ज़्यादा प्रोत्साहन राशि दी जाती है 1400 रुपये, और शहरी क्षेत्र में तो फिर भी लोग थोड़े से अवेयर हैं तो उसके लिए उसमें 1000 रुपये राशि दी जाती है। अब आपसे पूछेंगे कि इसमें पात्र कौन सी महिलाएं हैं? जननी सुरक्षा योजना में कौन सी महिलाएं पात्र हैं? तो 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की जो महिला होती है, 19 साल या उससे अधिक उम्र की जो महिला होती है वो इसके तहत पात्र होती है जननी सुरक्षा योजना। फ्रेंड, जो मेरा ग्रुप है ना सुपरवाइज़र का, उसमें मैं एक एक योजना जो है ना आपको इतने अच्छे तरीके से डेली कराने वाली हूँ। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग अभी भी मैं करवा चुकी हूँ। 100% आप सिलेक्शन लोगे अगर आप मेरे ग्रुप को और मेरे नोट्स को फॉलो करोगे। तो जननी सुरक्षा योजना क्या है, किसके लिए, इसके लिए पात्र कौन हो जाएगी? 19 वर्ष से अधिक की महिलाएं इसमें पात्र हो जाएंगी, और 2005 से इसको आरंभ किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने 1 जून 2011 को, ये मध्य प्रदेश में 2005, और भारत सरकार ने 1 जून 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया। इसी के तहत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इससे लगभग 12 मिलियन महिलाएं जो हैं वो लाभ ले चुकी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जननी सुरक्षा योजना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कि मतलब इसका एक क्वेश्चन पूछना ही तो 2-3 चीज़ें इसकी याद रखना है। BPL के परिवारों को प्रसव कराने में ये सहायता दी जाती है। ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये, शहरी महिलाओं को 1000 रुपये 2005 में आरंभ किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया, और 19 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं हैं वो इसमें पात्र हैं। अगला है किशोर शक्ति योजना। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि शक्ति योजना, पावर योजना, मतलब पोषण से संबंधित ये योजना है। किशोर शक्ति, इसको किशोरी शक्ति योजना बोलते हैं। किशोरी शक्ति योजना है ये, किशोर नहीं है, किशोरी शक्ति योजना है, इसको कर लीजिएगा। किशोरी शक्ति योजना, इसको कब आरंभ किया गया था? 2001, 2004, 2005 या 2007। तो किशोरी शक्ति योजना को कब आरंभ किया गया था? सबसे पहले ये याद रखो कि ये महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई। किशोरी जो शक्ति योजना है वो किसके द्वारा आरंभ की गई है? वो महिला बाल विकास जो योजना है उसके द्वारा आरंभ की गई है। किशोरी शक्ति योजना किसके द्वारा? महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा
और ये 11 से 18 वर्ष की महिलाएं जो है इसमें पात्र हैं। आपसे पूछेंगे कि किशोरी शक्ति योजना के लिए पात्र जो महिलाएं हैं उनकी उम्र क्या है, तो 11 से 18 वर्ष। किशोरी शक्ति योजना में 11 से 18 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो पात्र हैं। कितने की? 11 से 18 वर्ष की महिलाएं इसमें पात्र हैं। कब आरंभ की गई किशोरी शक्ति योजना? 2005 में आरंभ की गई थी और ये सबसे पहले की गई थी उड़ीसा सरकार द्वारा की गई थी सबसे पहले। फिर महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में इसको लॉन्च कर दिया गया। सभी जितनी भी भारत की 453 बाल विकास परियोजनाएं हैं 453। टोटल भारत में 453 बाल विकास परियोजनाएं हैं। उनमें सब में ही योजना मतलब उनमें ही ये योजना लागू है। किशोरी शक्ति योजना पात्र याद रखिएगा 11 से 18 वर्ष। आरंभ किया गया 2005 में। किसके द्वारा आरंभ किया गया? महिला बाल विकास द्वारा आरंभ किया। एक कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, जो बताती जाऊँ वो भी करते जाइएगा। अगला है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन, ये करंट से अपडेटेड भी प्रश्न मैंने इसमें जो प्रैक्टिस सेट में लिए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ये जो मोदी सरकार द्वारा ये योजना लागू की गई थी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, और इसको 2018 में और 2015 से पहले उसको 2015 में आरंभ किया गया था और फिर 2018 में इसको पूरे जो है भारत में लॉन्च कर दिया गया था। तो 2000 अगर 18 ऑप्शन आए तो आप 2018 लगाइएगा, 2015 ऑप्शन आए तो 2015 ऑप्शन, अगर 2018 आए तो आप 2018 ही ऑप्शन लगाइएगा, वो ज़्यादा आपका सही रहेगा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को कब आरंभ किया गया था? 2018 में किया गया था। कब किया गया था? 2018 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना। अब ये क्या करती है और ये क्या होता है? इसके तहत जो गरीब लोग हैं उनको सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है। जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए इसका नाम है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ये औषधि से आप कोई औषधि मत लगा लीजिएगा, जड़ी बूटी। जो दवाइयाँ होती हैं गरीब लोगों को सही रेट पर उपलब्ध हो पाएँ उसके लिए ये होता है। और कोई भी इसके लिए पीएम जन औषधि केंद्र भी खोले जाते हैं। जिसके पास डी फार्मा एवं बी फार्मा की डिग्री हो वो ये खोल सकता है। और आपसे कोई एग्जैक्ट डेट पूछें तो 23 अप्रैल 2018 को इसको आरंभ किया गया था। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को कब आरंभ किया गया था? 23 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को आरंभ किया गया था। और ये जो दवाएं होती हैं वो वैलिड होती हैं, वैलिड संस्थान से होती हैं। और क्या हुआ था सबसे पहले, ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना अगर ऐसा पूछा जाए कि पहले जो थी ना, ये अब जो ये प्रधानमंत्री लग गया है ना, तो ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है वो 2018 में आई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे मैंने बोला 2018 नहीं, पहले क्या हुआ था? पहले इसका नाम केवल जन औषधि योजना था, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। जब पहले इसका नाम जन औषधि योजना था तब ये आरंभ की गई थी 2015 में, और अब जब इसका नाम बदल दिया गया तो ये प्रधानमंत्री मतलब इसका नाम बदला था 2018 में। तो आपको याद रखना है कि इसका नाम कब बदला गया था। तो नाम बदला गया था 2018 में। क्या बदल, इसमें केवल प्रधानमंत्री जोड़ दिया था, पहले ये जन औषधि था और प्रधानमंत्री हो गया था। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वो स्पेशली महिला सुपरवाइज़र के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है अटल बिहारी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन। अटल बिहारी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, आपसे पूछे ये आरंभ कब हुआ था? अटल बिहारी बाल जो पोषण मिशन है इसको आरंभ कब किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था 2001 में। अटल बिहारी बाल आरोग्य जो मिशन है, आरोग्य ये पोषण संबंधी सुधारों के बारे में इसको लॉन्च किया गया है। अभी जनवरी-फरवरी 2023 में इसकी रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें मध्य प्रदेश में 78,000 बच्चे कुपोषित हैं।
सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर हैं और मध्य प्रदेश में 78,000 बच्चे कुपोषित हैं। इसकी ये पोषण से संबंधित ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसका उद्देश्य है कुपोषण का उन्मूलन करना, मतलब कुपोषण को रोकना और बच्चों को सुपोषित करना। और अटल बिहारी वाजपेयी बाल स्वास्थ्य और पोषण मिशन के तहत ये बहुत ज़्यादा अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग खंड में ये जो है चल रही हैं। और उद्देश्य इसका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको कुपोषण से मुक्ति दिलाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको पोषण युक्त भोजन, बच्चे को पोषण युक्त भोजन प्रदान किया जाए। अगला है आशा कार्यकर्ता योजना की आरंभ कब हुआ? आशा कार्यकर्ता योजना का आरंभ कब हुई थी? 2005 में हुई थी। आशा कार्यकर्ता योजना कब आरंभ हुई थी? आशा कार्यकर्ता ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि महिला जो आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं उसमें आशा का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। और इसलिए ये पिछले बार की अगर हम एग्ज़ाम की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आशा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि आशा का फुल फॉर्म क्या है। एक सेकेंड, पूछा जाता है कि आशा का फुल फॉर्म क्या है। तो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या होता है? एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, और क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।